स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, देश में फार्मर्स के प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। 7 दिनों से प्रोटेस्ट यूं ही जारी है। भारत बंद तक ऑर्गेनाइज किया जा चुका है और फार्मर्स अपने डिमांड्स पर अड़े हुए हैं। आप देखेंगे तो सरकार और फार्मर्स यूनियंस के बीच बातचीत का सिलसिला ऑन एंड ऑफ हो रहा है, लेकिन अभी तक ये बातचीत मुख्य तौर पर विफल रही है। यहाँ गौर करने वाली चीज ये है कि प्रोटेस्टर्स अधिकतर वो फार्मर्स हैं जो पंजाब और हरियाणा को बिलोंग करते हैं। देखा जाए तो पिछली बार भी जब देश में किसान आंदोलन हुआ था तब भी प्रदर्शनकारी मुख्य तौर से पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स ही थे। फिर ऐसे में सोचने वाली बात यह कि आखिर हर बार इन प्रोटेस्ट के पीछे पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों होते हैं? ये डिमांड्स केवल इसी रीजन्स के फार्मर्स के द्वारा क्यों उठाई जाती है? देश के बाकी स्टेट्स को क्या इन डिमांड्स की नीड नहीं है? क्या उनको एमएसपी की लीगल गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती? क्या इसका उत्तर अलग अलग आकांक्षाओं में निहित है, या फिर यहाँ पंजाब की कंडीशंस के साथ कोई और इश्यूज एसोसिएटेड है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज हम पंजाब के फार्मर्स के लिए एमएसपी मुद्दे को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है और आपको उससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इनकी मेन डिमांड मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी पर गौर करें तो शांता कुमार कमेटी के मुताबिक हमारे देश के केवल 6% फार्मर्स को ही एमएसपी ने बेनिफिट किया हुआ है। बाकी हमारे देश के 94% फार्मर्स तो इस एमएसपी रिजीम का यूज भी नहीं करते हैं। आनंद रंगनाथन का एमएसपी के बारे में कहना है कि इसने हमारे देश में साल दर साल सैंक्शन लूट को बढ़ावा दिया है। ये कॉन्सेप्ट फ्री मार्केट और साउंड इकोनॉमिक्स के साथ हमेशा एंटीथेटिकल रहा है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लॉजिक ये कहता है कि जैसे कोई स्टेट किसी स्पेसिफिक क्रॉप के लिए एमएसपी देना शुरू करता है तो उस स्टेट में बाकी सभी क्रॉप्स की कॉस्ट पर उस स्पेसिफिक क्रॉप का एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है, और हमारे देश के कुछ हिस्सों में एग्जैक्टली यही हुआ है। हमारे यहाँ पंजाब में व्हीट और पैडी जैसी क्रॉप्स का एक्सेसिव प्रोडक्शन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे गोडाउन्स इन्हीं ग्रेन से लदे रहे, और न सिर्फ लदे रहे बल्कि इन गोडाउन्स में ये एक्सेसिव ग्रेन सड़ते भी रहे। डेटा के मुताबिक 30% से ज्यादा ग्रेन्स वेस्ट होते रहे। देखिए, असल में हमारी सरकार मुख्य रूप से 2 चीजों के लिए व्हीट और पैडी ग्रेन्स को प्रोक्यूर करती है, जिसमें पहला है सरकार का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दूसरा है बफर स्टॉक मेंटेनेंस। बफर स्टॉक मेंटेनेंस के लिए हमें लगभग 20 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हमारे गोडाउन्स में इसका 4 गुना स्टॉक लदा रहा। दोस्तों, कई विशेषज्ञों का कहना है कि लिमिटेड प्रोक्यूरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पोटेंशियल वेस्टेज ऑफ स्टॉक, डिस्टॉर्टेड क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड लैक ऑफ इफेक्टिव मार्केट एक्सेस जैसी कई बाधाओं के चलते एमएसपी को लीगलाइज करना सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। साथ ही एक्सपर्ट्स के मुताबिक लीगलाइज्ड एमएसपी का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देश के लिए फिस्कल नाइटमेयर साबित होगा। देखा जाए तो फिस्कल ईयर 2020 के दौरान देश में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का प्राइस 40 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, जबकि एमएसपी का हिस्सा फसलों का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए अनुमानित था। और इस तरीके से केंद्र के टोटल एक्सपेंडिचर से 45 लाख करोड़ अगर 2023 और 24 एमएसपी के लिए लिया जाएगा तो अन्य विकास और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत कम पैसा बचेगा। साथ ही एमएसपी बेस्ड प्रोक्यूरमेंट बाजार की कीमतों को डिस्टॉर्ट करती है। दोस्तों, आनंद रंगनाथन कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर फार्म प्रोडक्ट की एमएसपी को सरकार द्वारा तय किया जाना उससे भी बड़ी ट्रेजेडी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मुताबिक एमएसपी को डिसाइड करने का फॉर्मुलेशन बहुत आउटडेटेड है। आप देखेंगे तो ICR के मुताबिक इंडियन फार्मर्स ने लास्ट 15 ईयर्स में एमएसपी की फॉल्टी प्राइसिंग की वजह से 45 लाख करोड़ का लॉस बियर किया है। यही वजह है कि हाल ही में सर्वे किए गए 62% फार्मर्स ने कहा है कि वो अपने प्रोड्यूस का एमएसपी खुद ही फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल है कि इन सब के बावजूद आखिर पंजाब के फार्मर्स फिक्स्ड लीगलाइज्ड एमएसपी की डिमांड क्यों कर रहे हैं? आइए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस इश्यू को गहराई से समझने के लिए हमें पंजाब के बैकग्राउंड को समझना होगा। देखिए, तो हम सब जानते हैं कि पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन का हार्ट रहा है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग भारत का कुल 1.54% हिस्सा है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब वो देश के फूड ग्रेन्स के सेंट्रल पूल में ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करता था। यही वजह है कि पंजाब को इंडिया का फूड बाउल कहा जाता था। आज भी पंजाब इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का 17% व्हीट और 9% राइस प्रोड्यूस करता है। आप देखेंगे तो 1980 से 1990 के बीच पंजाब का एवरेज एग्रीकल्चरल ग्रोथ 5% तक था, जबकि सेम पीरियड में ऑल इंडियन एवरेज एग्रीकल्चरल ग्रोथ 2% के आसपास थी। लेकिन 1990s में पंजाब का एवरेज एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट गिरकर 3% और बीते एक दशक में गिरकर 1.6% पर आ गया है। यानी एक टाइम में जो एग्रीकल्चर पंजाब की इकोनॉमी की बैकबोन और एम्प्लॉयमेंट गिवर हुआ करती थी, आज वही उसकी ग्रोथ की राह में सबसे बड़ी अड़चन बन गई है। दोस्तों, साल 2019 की ICSR की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 86% फार्म हाउस होल्ड्स डेट के बोझ में दबे हुए हैं। आप देखेंगे तो साल 2000 से साल 2015 के बीच पंजाब में 16,000 से अधिक फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स ने सुसाइड कर लिया है, जिसमें से 3/4 सुसाइड्स मार्जिनल और स्मॉल फार्मर ने किए थे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक पंजाब के इस डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण डेकेड बाय डेकेड व्हीट और पैडी जैसे क्रॉप्स का मोनोकल्चर रहा है, जिसकी शुरुआत ग्रीन रेवोल्यूशन के HVY सीड्स और देश की फूड नीड्स को पूरा करने की वजह से हुई थी। इसको डिस्टॉर्टेड MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से कंटिन्यू रखा गया है। 1960-61 में पंजाब में 21 तरह की क्रॉप्स उगाई जाती थी, लेकिन 1990s तक आते आते केवल घटकर 9 रह गई। वहीं व्हीट और पैडी जैसी सॉइल्स के सामने पल्सेस और दूसरी क्लाइमेट एप्रोप्रिएट कॉमर्शियल क्रॉप्स को इग्नोर किया गया। देखा जाए तो पंजाब किसी मोनोकल्चर ने उसकी सॉइल की फर्टिलिटी और वाटर टेबल को इफेक्ट किया है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली गई। साथ ही पंजाब के एग्रीकल्चरल क्राइसिस का एक बड़ा रीजन यहाँ के डिस्टॉर्टेड एग्री मार्केट या मंडीज भी हैं, जहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज के हाई टैक्सेस और मिडिलमैन के हाई कट की वजह से पंजाब का एग्रीकल्चर मार्केट सफर कर रहा है। आप देखेंगे तो इन डिस्टॉर्शंस की वजह से ही पंजाब में अच्छा एग्रो पोटेंशियल होने के बावजूद भी यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि 1981 में GDP पर कैपिटा के मामले में पंजाब इंडिया का रिचेस्ट स्टेट था। साथ ही CII की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2001 में भी पंजाब इंडिया का सेकंड रिचेस्ट स्टेट हुआ करता था। लेकिन बीते 2 दशकों में कुछ ऐसा हुआ कि 2019-20 तक आते आते पंजाब इस लिस्ट में 19th पोजीशन पर पहुंच गया है। पंजाब का आउटस्टैंडिंग डेट उसकी GDP का 50% से भी ज्यादा है, और यही नहीं डेट उसके 2022 से 23 के रेवेन्यू का भी 4 टाइम्स है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा कि पंजाब 1960s से ही एग्रीकल्चर में लीड लेने लगा और यही सेक्टर पंजाब की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स बन गई। लेकिन समय के मुताबिक पंजाब का एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांजिशन नहीं हो पाया, जिसका एक बड़ा कारण पंजाब की फर्टाइल सॉइल थी, जिसे नए इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए एक्वायर या डाइवर्ट करना आसान नहीं था। एक तो यहाँ के ओनर्स अपने आप में लैंड से बड़ा आउटपुट अर्न कर रहे थे, ऐसे में इस लैंड को एक्वायर करने और इंडस्ट्री सेटअप करने की कॉस्ट अपने आप हाई हो जाती थी। वहीं दूसरी ओर पंजाब की ज्योग्राफिकल लोकेशन और लैंडलॉक्ड होने की वजह से यहाँ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्शन का ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्टली होने के चलते यहाँ की इंडस्ट्रीज अपना कॉम्पिटिटिव एज खो देती थी, जिसकी वजह से पंजाब में जो इंडस्ट्रीज आसानी से सेटअप की जा सकती थी, वो लैंड के ना होने की वजह से यहाँ पर सेटअप नहीं की जा सकी। वहीं दूसरी ओर मिड 1970s के बाद से पंजाब में फैली खालिस्तान मिलिटेंसी की वजह से पंजाब की अपनी इंडस्ट्रीज तेजी से नेबरिंग स्टेट्स में शिफ्ट हो गई। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, पंजाब जो टाइम में अपनी बाइसिकल इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने के लिए मशहूर था, वो अपनी स्टैग्नेंट टेक्नोलॉजी के चलते चाइना से होने वाले चीप इंपोर्ट्स और बेटर टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पाया, जिससे पंजाब के इंडस्ट्रियल सेक्टर का डिक्लाइन होने के साथ ही साथ पंजाब का स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू भी कम होता चला गया। देखा जाए तो उसके बाद धीरे धीरे पंजाब का रेवेन्यू स्ट्रक्चर बिगड़ता गया। यहाँ की गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स हॉलिडेज और फ्री इलेक्ट्रिसिटी जैसी सुविधाएं नहीं दे पाई, जिससे पंजाब में कंपटीशन अपने नेबरिंग स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड से हारता चला गया। देखा जाए तो पंजाब के स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से आए इसी इकोनॉमिक स्लोडाउन ने पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म दिया है। और तो और PRS रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में पंजाब ने एजुकेशन पर अपने बजट का महज 12% ही डेडिकेट किया था, जिसके चलते वो 29 स्टेट्स की लिस्ट में 26th रैंक पर था। दोस्तों, अभी तक हमने पंजाब की इसी क्राइसिस के कुछ बेसिक पहलुओं को समझने की कोशिश की, और इस डिस्कशन के बेसिस पर हम इन किसानों के विरोध को 3 बड़े परिवर्तनों के संदर्भ में देख सकते हैं, जिसमें पहला है GDP में एग्रीकल्चर का डिक्लाइनिंग शेयर। दोस्तों, अगर हम दुनिया भर में डेवलपमेंट प्रोसेसेस पर गौर करें तो इसमें कोई दो राय नहीं की आज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से होने वाली इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर की तुलना में काफी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि भारत में लैंड की प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ कंपेरेबल नहीं है, लेकिन अगर उस गैप को ब्रिज कर भी दिया जाए तो फार्म इनकम इन्फोटेक जैसी रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर्स के आसपास भी नहीं होंगी। दुनिया भर के कंजम्पशन पैटर्न्स में बढ़ रहे इन्हीं डिफरेंसेस को देखते हुए फार्मिंग कम्युनिटी कंपेरेबल इनकम की आकांक्षा रखते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि पंजाब में फार्मर्स के इन एस्पिरेशंस को लेकर फार्मर्स का रिस्पांस ग्रीन रेवोल्यूशन से आए चेंजेस के द्वारा डिटरमाइन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन से उन एरियाज को फायदा हुआ है जो वेल इरिगेटेड थे। उन्हीं एरियाज में हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हाई प्रोडक्टिविटी भी देखने को मिली है, जबकि ड्राई रीजन्स इन रेवोल्यूशन में पीछे छूट गए।
और आप देखेंगे तो इसी चीज से रीजन्स में क्लियर डिवाइड पैदा हुआ है। दोस्तों आज उन ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रॉस्परस हुए रीजन्स में बढ़ी हुई एस्पिरेशंस फार्मिंग से अधिक रिटर्न की मांग पैदा करती हैं, जबकि जिन रीजन्स को ग्रीन रेवोल्यूशन ने पीछे छोड़ दिया था वहां के लोग अपने एस्पिरेशंस को एग्रीकल्चर फील्ड से साकार करने लगे। और यही वजह है कि इसी के चलते किसानों के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व बड़े पैमाने पर ग्रीन रेवोल्यूशन के सेंटर पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स के द्वारा ही किया जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों ने इसे स्वीकार कर लिया है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम हरियाणा के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों पंजाब की तरह हरियाणा भी ग्रीन रेवोल्यूशन का एपिसेंटर हुआ करता था। 1966 में हरियाणा में जहां सिर्फ 26 लाख टन व्हीट प्रोडक्शन होता था, वो 2016 में 166 लाख टन हो गया और आज हरियाणा सबसे अधिक व्हीट प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स में आता है। व्हीट के साथ ही साथ राइस, मिल्क और एग जैसे फूड आइटम्स के प्रोडक्शन में भी आज हरियाणा देश में बहुत आगे है। ऐसे में ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा के आम लोगों की इनकम, एम्प्लॉयमेंट और न्यूट्रिशन जैसी बेसिक कमी को पूरा करने में काफी हद तक सफल रहा। लेकिन हरियाणा ने खुद को एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं रखा। आप देखेंगे तो हरियाणा 40% स्टेट बाउंड्री दिल्ली के साथ शेयर करता है, जबकि बाकी का 60% दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसके चलते इंडस्ट्रीज ने दिल्ली से कुछ ही दूरी पर मौजूद इस स्टेट में इन्वेस्ट किया। और इंडस्ट्रीज जब हरियाणा में ग्रो होने लगी तो इसी ने हरियाणा को ग्रोथ के मामले में पैसेंजर से सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बना दिया। और इन सब की शुरुआत हुई 1982 में, जब मारुति ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुड़गांव को चुना। आप देखेंगे तो उसके बाद से हरियाणा में ट्रैक्टर और कार जैसे बड़े ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के प्रोडक्शन हाउस सेट होने लगे। आज भी अधिकतर ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स हरियाणा में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। साथ ही देश की हाफ ऑफ द ऑटोमोबाइल व्हीकल्स लाइक बाइक और कार हरियाणा में ही बनाए जाते हैं। साथ ही हरियाणा के सर्विस सेक्टर को मजबूत करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने काफी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि साल 2006 की फर्स्ट लेबर पॉलिसी, जिसे देश भर में पहली बार हरियाणा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया और इससे कंपनीज और एम्प्लॉयज दोनों को फायदा हुआ। साथ ही इन कंपनीज को हरियाणा में इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए साल 2005 में सिंगल विंडो प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। यही वजह थी कि हरियाणा न सिर्फ हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग में ही बल्कि आईटी और बायोटेक जैसे नॉलेज इंडस्ट्री सेक्टर में भी काफी तेजी से डेवलप हुआ, जिसका रिजल्ट ये रहा कि आज हरियाणा देश का तीसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट है। यहाँ पर आईटी कंपनीज जैसे कि गूगल, सैमसंग, अमेजॉन, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज भी आज हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही देश की जीडीपी में हरियाणा 3.86% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि वो पंजाब जिससे हरियाणा अलग हुआ था वो देश की जीडीपी में कुल 2.34% कंट्रीब्यूट करता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हरियाणा ने खुद को डाइवर्सिफाई करते हुए इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्शन में एक्सपैंड किया है, जिससे उसकी पर कैपिटा इनकम और जीडीपी को सस्टेनेबल बूस्ट मिला है। खैर पंजाब पर वापस आए तो इन विरोध प्रदर्शनों में पंजाब के फोरफ्रंट पर होने का पता क्लाइमेट चेंज से भी लगाया जा सकता है। देखिए असल में ग्लोबल वार्मिंग से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बड़े क्षेत्रों में ठंड कम होने की उम्मीद है, जिससे कृषि की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। दोस्तों कनाडा सरकार की एक वेबसाइट के मुताबिक लंबे टाइम तक बढ़ते मौसम और कम अत्यधिक ठंड की घटनाओं का लाभ उठाते हुए गर्म मौसम वाली फसलें उगाने के अवसरों की बात करती है। यकीनन इसने कनाडा के कृषक समुदायों के लिए और अधिक खुला बनाने में योगदान किया है। पंजाब के किसान जिन्होंने हरित क्रांति में अपनी कृषि क्षमता का प्रदर्शन किया है, ये उनके लिए बड़ा टारगेट ग्रुप बताया जा रहा है। उनकी आकांक्षाएं कनाडा में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों की कमाई से भी प्रभावित होती हैं और बताया जाता है कि इसलिए कृषि की दृष्टि से प्रॉस्परस रीजन्स में इंटरनेशनल इमिग्रेशन और भी अधिक आकर्षक हो जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम इस डिस्कशन को समअप करें तो एमएसपी को वैध बनाना पंजाब और हरियाणा के किसानों की लंबे समय से लंबित मांग है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आमतौर पर इस तंत्र के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पंजाब के किसान गेहूं और धान की एमएसपी आधारित खरीद के मुख्य लाभार्थी बने हुए हैं। साल 2022-23 में रबी क्रॉप के मार्केटिंग सीजन में पंजाब को गेहूं के लिए 19,300 करोड़ रुपए से अधिक का एमएसपी आउटफ्लो देखा गया है, जबकि 2021-22 के खरीफ सीजन में धान के लिए 36,700 करोड़ रुपए का एमएसपी आउटफ्लो देखा गया है। जबकि पिछले आंकड़ों के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के किसान अपने अनाज उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी खरीद प्रणाली के तहत बेचते हैं। और चूंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों को 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति से काफी अधिक फायदा हुआ और इसीलिए उन्हें कृषि से हाई रिटर्न की उम्मीदें हैं। दोस्तों इन्हीं सब कारणों के चलते पंजाब के फार्मर्स मुख्य रूप से एक लीगलाइज्ड एमएसपी रेजिम चाहते हैं, लेकिन ये फार्मिंग कम्युनिटी के बचे हुए बड़े तबके और देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मुताबिक एक वाइबल ऑप्शन के रूप में नजर नहीं आता है। दोस्तों आपकी इस पर राय क्या है, हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यह आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।